हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर विक्की सर। आज हम यहाँ देखेंगे कैग के बारे में। तो कैग की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है इसको होता है कैग। हिंदी में बोलते हैं भारत के नियंत्रक व महालेख परीक्षक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैग कैग जिसका आर्टिकल होता है 148, हमारे संविधानिक बॉडी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका जो कार्य होता है दे आर द एम्पावर द ऑडिट करते हैं, रिसिप्ट बनाते हैं, किसकी एक्सपेंडिचर करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट का जितना भी खर्चा हो रहा है, ठीक है, उसकी सबकी लिस्ट बना के तैयार करते हैं। ठीक है, उस लिस्ट की बना के तैयार करते हैं कहाँ पर कितना पैसा गवर्नमेंट ने खर्च करा। ठीक है, कोई झोल तो नहीं कर दिया, उसमें कोई गलत खर्च तो नहीं कर दिया, जितना बोला उतना ही करा है कि नहीं। तो उसकी जो रिपोर्ट बना के तैयार करते हैं। ठीक है, उस रिपोर्ट को देते हैं केंद्र के अंदर का करेगा, यानी कि केंद्र वाला होता है, तो उसकी रिपोर्ट देते हैं हमारे राष्ट्रपति जी को। अगर वो किसी स्टेट का होता है तो उसकी रिपोर्ट देते हैं गवर्नर को। फिर वो राष्ट्रपति और गवर्नर अपने अपने जो विधानमंडल और विधानसभा होती हैं और लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसके अंदर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, वहाँ पर ये उनको दे देते हैं उस कमेटी के अंदर, और वो कमेटी फिर उसको पूरा पेश करती है राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा के सामने। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या बताया गया है इसमें। इन 1971 में तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया था कैग को। ठीक है, 1971 में, और इसकी ड्यूटीज़, पावर, ठीक है, ये सब कुछ इस एक्ट के थ्रू बनाया गया था 1971 के थ्रू। और 1976 कैग वाज द रिलीव अकाउंटिंग फंक्शन, और कैग को 1976 में 1976 से रिलीव कर दिया था। किससे? ठीक है, इसको रिलीव कर दिया गया था कैग अब क्या होता, केंद्र सरकार का क्या बनाएगा, अकाउंटिंग नहीं करेगा। केंद्र सरकार की अकाउंटिंग नहीं करेगा, स्टेट गवर्नमेंट की कर सकता है। तो इसकी अकाउंटिंग कौन करेगा? इसकी अकाउंट करने के लिए बनाया था एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई थी, CGA। ठीक है, इसका होता है कंप्यूटर जर्नल ऑफ ऑडिट। ठीक है, अकाउंटिंग वाला काम हो। तो इनके जो आर्टिकल होते हैं 148 से लेकर 151 तक होते हैं, और ये संविधानिक बॉडी है। ठीक है, कैग की रैंक देखें 9th नंबर की होती है, जो हमारे जैसे ही पहले राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, इस तरीके से वो 9th नंबर पर आता है। ठीक है, दे इंजॉय द स्टेटस, इसका स्टेटस बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जज होता है ना, वैसे ही है। ठीक है, जो अभी प्रेजेंट में है इनका नाम है के संजय मूर्ति, जो अभी प्रेजेंट में कैग हैं। ये 15 नंबर के कैग हैं। ठीक है, और ये 21 नवंबर 2024 को बनाए गए थे। आगे बढ़े। जो कैग की जो अपॉइंटमेंट करता है वो कौन करता है? इसकी अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, और इसको ओथ अफर्मेशन के अंदर जो लिखा है वो भी यही दिलवाते हैं। इसमें लिखा होता है कि अपने नियम कानून और उसके हिसाब से चलेंगे, संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे, कोई कानूनी जो है अपने कर्तव्य को पालन करेंगे, ये सारी चीज़ें संविधान के अनुरुद्ध चलेंगे। ये सारी प्रतिज्ञा वगैरह इसके अंदर लिखी होती है, आप एक बार इसको देख सकते हो। और कंपनसेशन की बात आती है। कंपनसेशन मतलब कि क्या होता है, इनके जो पैसे वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं, इनका जो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को जो जो मिलता है वो सब कुछ इनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो सब कुछ इसको मिलती है, और ये जाते हैं इनके संचित निधि से। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी से जाता है। ठीक है, नहीं, पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है। ठीक है, उनको जो सारा जितना खर्चा वगैरह वहीं से होता है। ठीक है, सैलरी की बात कर लें तो देखो, ये सैलरी के लिए मैंने यहाँ पर लगाया। ठीक है, इसकी जो सैलरी है 2.5 लाख के आसपास बता रखी है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जूम करके। ठीक है, आई होप आपको यहाँ दिख रहा होगा। देखो, जो राष्ट्रपति जी हैं इनकी जो सैलरी है ये है 5 लाख रुपीज़। ठीक है, जो अभी प्रेजेंट में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, जो प्रेसिडेंट दिख रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट, इनकी जो इनकम है, जो कि सैलरी है पर मंथ की 4 लाख रुपये। ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1.5 लाख रुपये के आसपास, 1,60,000। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी जो सैलरी आती है वो 2.5 लाख के आसपास। ठीक है, DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज, मेन जज हैं, उनकी है 2,80,000। ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की 2.5 लाख के आसपास।
आगे बढ़े, जो आर्मी के लोग होते हैं इनकी जो सैलरी आती है वो आती है 2,50,000 के आसपास। और जो यूपीएससी के जो चेयरमैन है, ठीक है, उनकी जो इनकम आती है वो कितनी आएगी, 2,50,000 के आसपास आएगी इनकी भी इनकम, ठीक है, ये 2,50,000। और हाई कोर्ट के जो जज है उनकी 2,25,000 आती है, ठीक है। इस तरीके से इनकी इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। आगे रिमूवल के बारे में देख लेते हैं। तो रिमूवल क्या होता है, इनको हटाने की प्रक्रिया। इसकी हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल कैसी होती है, जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है वैसे ही। इसके लिए रिमूवल की प्रक्रिया को हटाने के लिए दोनों हाउस में से किसी में इनके लिए लाना पड़ेगा, इनकी मिसबिहेवियर के लिए, ठीक है, कैग को हटाने के लिए। अगर वैसे इसका देखो तो इसकी जो हटने की प्रक्रिया होती है वो 65 साल की उम्र तक और 6 वर्ष तक रहते हैं ये अपने कार्यकाल पर। इसका मतलब क्या बताया गया है, अगर ये 62 की उम्र में लगते हैं तो ये कितने साल काम करेंगे, जब तक ये 65 के नहीं हो जाते, ठीक है। तो यानी कि 3 साल, ठीक है, यानी 3 साल अपना कार्य। अगर कोई 55 की उम्र में लगाए तो पूरा 6 साल काम करेगा, यानी 61 की उम्र में रिटायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। आपको रिमूवल वाला क्लियर हो गया। अब इनकी देख लें प्रोमिनेंट ऑडिट, यानी कि जो क्या क्या कार्य करे थे इन्होंने। देखो, जैसे 2G स्पेक्ट्रम के अंदर जो घोटाला हुआ था, कोल माइन अलोकेशन के अंदर, फोर्डर यानी चारा घोटाला, और कृष्णा गोदावरी के अंदर जो घोटाले हुए थे ना गैस वाले, उसके बारे में इन्होंने रिपोर्ट बनाकर दी थी। अब ये है हमारे ऑडिटर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। हमारा जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम पर ऑडिटर जनरल होते थे। तो यहाँ पर भी नाम बताया एडमंड ड्रेमोंड का, जो जिनका टेन्योर आता 1860 से लेकर 1862 तक, यानी 2 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद जो वी नरहरि राव यानी वेंकरम नरहरि राव वाज द इंडियन सिविल सर्वेंट, ठीक है, इंडियन सिविल सर्वेंट से। और ये की इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटिंग सर्विस, पहले जिसका नाम होता था इंडियन ऑडिट अकाउंटिंग सर्विस के नाम से जानते थे। क्या को, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट मतलब आज़ादी के बाद जो बने थे, पहले हमारे कैग बने थे वो ये थे, ठीक है, वी नरहरि राव, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल था 1948 से लेकर 1950 तक रहा था, ठीक है, पहले नंबर के थे। आगे बढ़े, जो कि ऑडिटर जनरल ऑफ, जो पहले नंबर के थे मैंने आपको बता दिया, 1950 से लेकर 1948 तक। उल्टा तो लिख गया यहाँ, लग रहा है ऐसा, 48 से 50 तक रहे थे, क्योंकि 2 साल के कार्यकाल था पहले, ठीक है। फिर हमारा जो था वो 6 साल का हो गया था, तो 2 साल उन्होंने वहाँ कर लिया था, ये 4 साल ही हो गए, 6 साल का हो गया पूरा, ठीक है। उसके बाद अनिल कुमार चंदा बने थे, ठीक है, अनिल कुमार चंदा, ठीक है। ये इनका कार्यकाल था 1954 से लेकर 1960 तक, ठीक है। ये इलेक्टेड हो सके थे, लोकसभा स्पीकर रह चुके थे ये, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर उन्होंने काम करा था, डिप्टी मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी रहे थे। उसके बाद ये पूरी लिस्ट है, ठीक है, मैंने सबकी फ़ोटो लगाई, आप देख सकते हो। तीसरे नंबर के AK रॉय, चौथे में S रंगनाथन, A बस की ज्ञान प्रसाद, त्रिलोकनाथ चतुर्वेदी, CG सोमई, ये 2 बार लग रहा है, ठीक है, इसमें कोई डाउट हो। विजेंद्र नाथ कौल, विनोद राय और शशिकांत शर्मा, ठीक है, इस तरीके से। आगे बढ़े, जो अभी 13वें नंबर में थे जो निकले थे, वो राजीव महेश ऋषि थे, जो कि 13वें नंबर के थे कैग। और इनका जो कार्यकाल रहा था 2017 से लेकर 2020 तक रहा था, क्योंकि ये ओवरऑल 3 साल रहे हैं। तो 3 साल किस कारण से, जब इन ये रहे होंगे, यानी कि 65 पे रिटायर होते हैं, तो 3 साल यानी कि 62 की उम्र में ये बने होंगे, ठीक है। और उसके बाद गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ये 14 नंबर के कैग रहे थे भारत के, ठीक है। और 2020 से लेकर 24 तक इनका कार्यकाल रहा। और जो अभी प्रेजेंट में आप जानते हो, ठीक है, ये के संजय मूर्ति, जो कि अभी प्रेजेंट में 2024 से 2019 तक रहेंगे, ठीक है। यानी कि कितने साल हो गए, लगभग 5 साल, ये 5 साल रहेंगे, ओके। और ये 1989 के बैच के थे। और ये पहले इनके पास डिपार्टमेंट था हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट था इनके पास पहले। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर होगा, समझ आया होगा क्या क्या काम करता है, किस तरीके से उसका रिमूवल होता है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो इस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू दोस्तों।